बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 तक जो है हम लोग इसके पहले की वीडियो क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर भी अच्छे से समझ चुके हैं, साथ ही बच्चों उसके अभ्यास प्रश्नों को भी हमने कर लिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 8th साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के वीडियो देख करके आप चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं, साथ ही अपना अभ्यास वर्ग भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर, सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, यानी सूक्ष्म जीव क्या हैं उनके बारे में जो है हम सामान्य रूप से जो है जानेंगे। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एवं विशेषताएं, कहाँ कहाँ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। साथ ही बच्चों, उपयोगी सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव और इनके प्रभाव एवं बचाव के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और सूक्ष्म जीवों से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, क्यों होती हैं वो, यानी उनका क्या कारण है, और संक्रमण के तरीके एवं बचाव, टीकाकरण और एड्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। वास्तव में बच्चों, सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, तो नाम से स्पष्ट है। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव मतलब एकदम छोटे छोटे, सूक्ष्म मतलब होता है छोटे, यानी कि बहुत ही अत्यंत छोटे आकार के ये जीव होते हैं और इनको हम जो है साधारण आँखों से नहीं देख सकते हैं, और दिखते हैं लेकिन वो उतने स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगे। और इन्हें ज़्यादा अच्छे से अगर देखना है या देखना है तो हम किसकी सहायता लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेते हैं। ये क्योंकि अत्यंत छोटे होते हैं इसलिए इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कई बार होता है, आप कोई खाना है, जैसे ब्रेड है, रोटी है, तो अगर वो कई दिनों तक पड़ी हुई है या भूल गए हैं हम किसी डिब्बे में बंद करके, है ना, या वर्षा ऋतु में जहाँ उसमें ज़्यादा नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो उस पर काले काले और सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे दिखने लगते हैं ना, तो गोल गोल संरचनाएं दिखने लगती हैं। तो वास्तव में वो दिखती तो हैं धब्बे जैसी, मगर वास्तव में होते क्या हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं और इसके बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक प्रयोग दिखाया गया है, यहाँ पर एक चक्र दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर बताया गया है कि सूक्ष्म जीव कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर क्रियाकलाप बताया गया है, उसमें आपको यही करना है कि रोटी या ब्रेड के टुकड़े को उस पर थोड़ा सा नमी कर देते हैं, पानी छिड़क करके डिब्बे में बंद कर दीजिए और 4-5 दिन बाद जो है उनको खोलिए। बीच में नहीं खोलने के देखने की ज़रूरत है बच्चों। तो आप देखेंगे कि उसमें जो है अलग से जो है कुछ कुछ रचनाएं जो है या उग आए रहते, फंगस फफूंद टाइप की लग जाती है ना। तो अब यहाँ पर सूक्ष्म जीव का जो ये चक्र बना हुआ है, जो ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव के बारे में बताया गया है। तो जो आप ये देख रहे हैं चक्र, तो इसमें बताया गया है कि सूक्ष्म जीव वास्तव में कितने तरीके से होते हैं या सूक्ष्म जीवों को कितने समूहों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो कुछ का आकार इस टाइप से दिखाई देता है, जिन्हें क्या कहा गया, जीवाणु कहा गया। कुछ जो है इस तरीके से दिखाई देते हैं, जिन्हें प्रोटोजोआ कहा गया। कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं, जिन्हें विषाणु कहा गया। ठीक है, और ये शैवाल हैं और ये जो है कवक हैं। ठीक, तो यहाँ एक तरीके से कहा जाए ये 5 जो हैं वो समूह हैं। ठीक, जीवाणु हो गया पहला नंबर। ठीक, और इसके बाद फिर ये जो दूसरा नंबर जो है आपका, ये प्रोटोजोआ हो गया, तीसरा विषाणु हो गया, चौथा वह शैवाल हो गया, और ये 5वां क्या हो गया आपका, कवक हो गया। तो इस तरीके से 5 जो हैं वो सूक्ष्म जीव आपको दिखाई देंगे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो जनरली इन्हें जो है हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, खुली आंखों से ये दिखाई नहीं देते हैं। और सूक्ष्म जीवों की जनरली हम लोग ये समझते हैं बच्चों कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो केवल बीमारियां ही फैलाते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सही बात नहीं है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं और कुछ जो है वो हानिकारक भी होते हैं। अब सूक्ष्म जीव पाए कहाँ जाते हैं, यहाँ हम बात करें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति की कि वो रहते कहाँ पे हैं वास्तव में। तो सूक्ष्म जीव बच्चों हर जगह हैं। आप जहाँ देखिए, हवा में भी, पानी में भी, मिट्टी में भी, पौधे हैं वहाँ पर भी, जंतुओं के शरीर के अंदर भी, हमारे शरीर के अंदर भी, हर जगह। और कई बार तो ऐसा होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, जैसे बर्फ़ हो गया,
गर्म पानी के झरने हो गए। आप ये सोचें कि बर्फ़ में नहीं हो सकते हैं सूक्ष्म जीव, है ना, तो ऐसा नहीं है। गर्म पानी के झरने हैं, समुद्र की तली हो गई, दलदल है, यानी कई जगह जो है सूक्ष्म जीव रहते हैं। कई बार तो वो मृत जीवी के रूप में रहते हैं, और कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं वो जंतुओं और पौधों में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। बच्चों, आपको पता नहीं होगा, जो हमारा शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, हमारी आंतों में भी जो है एक परजीवी पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, क्या नाम है उसका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है और परजीवी के रूप में ये पड़ा रहता है। और जब इसको अनुकूल मिलता है परिस्थिति तो ये पेचिश नामक रोग उत्पन्न कर देता है। जब ये बढ़ता है ना, या अपनी सक्रिय होता है, तो पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है, तो उसमें पेचिश पड़ने लगती है। इसी प्रकार से बच्चों, जो पौधे की बात करें अगर हम, तो नींबू का जो पौधा होता है उसमें जैंथोमोनास साइट्री नामक जो है वो जीवाणु होता है, जो कि कैंकर नामक रोग उत्पन्न कर देता है नींबू के पौधे में। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव की बात करें अगर कि कहाँ पाया जाता है, तो ये हर जगह है। आप ये नहीं सोच सकते कि ये यहाँ पे नहीं हो सकता है, हर जगह है। कई बार तो वो सालों साल पड़ा रहेगा आपके पेट के अंदर, या कहीं पे भी प्रतिकूल परिस्थिति में, या कहीं पे भी। और जब उसको अनुकूलन मिलेगा, जब उसके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, तो वो अपने आप जो है वो डेवलप कर जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण की। तो जिस तरीके से आपने वो चक्र देखा था, तो उसमें आपको समझ में आ गया था सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। ठीक है, किस तरीके से ये दिखाई देते हैं सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो उसका जो है अभी जस्ट हम लोगों ने इसके पहले जो गोल वाला चक्र देखा था, उसमें हम लोगों ने उसकी आकृतियों को देखा कि इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो विषाणु होगा, अगर इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो जीवाणु होगा, कवक भी देखा था हमने, शैवाल भी देखा था और प्रोटोजोआ भी देखा था। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु की, जिन्हें क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया कहा जाता है। ये बच्चों क्या होते हैं, जीवाणु एक कोषीय जीव होते हैं, जो हवा, मिट्टी, पानी सभी जगह पर पाए जाते हैं। तो ये जीव कैसे होते हैं, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जिन्हें कहा जाता है, एक कोषीय जीव होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। और अगर नमी है, कहीं पर अगर नमी युक्त स्थान है, तो वो वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जीवाणु का जब आप चित्र देखेंगे, तो यहाँ देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर ये जीवाणु दिख रहे हैं आपको, जो जीवाणु का चित्र जो आप देख रहे हैं, तो ये गोलाकार, दंडाकार या सर्पाकृत आकार वाले होते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, ये गोलाकार दिख रहा है, डंडे के आकार के दिख रहे हैं, ये सर्प के आकार के दिख रहे हैं, इस तरीके से देखिए मुड़े मुड़े भी दिख रहे हैं ना। तो इस तरीके से इनका आकार होता है। और जीवाणुओं की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते, मतलब इसमें जो है क्या होगा, केंद्रक जो है या वो नहीं रहता है। और चारों ओर जो है वो क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है, चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। और जो कोशिकाएं होती है अपने चारों एक कठोर आवरण जैसा बनाती है, जैसे कैप्सूल, जिसे कैप्सूल कहा जाता है। ये देखिए सब में चारों ओर आवरण दिख रहा होगा, चाहे इसकी बात करें चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, तो इसमें चारों ओर एक आवरण दिख रहा है, और ये कठोर आवरण होता है, और जिसे उस आवरण को क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना भी होती है, जिसे कशाभिका कहते हैं, और कशाभिका के द्वारा ही जीवाणु गति करता है। तो यहाँ पर जीवाणु आपको समझ में आ गया कि वो जीवाणु की पहली बात, तो सबसे बड़ी बात, ये कोषीय जीव होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, नमी वाली जगह पर ज़्यादा पाए जाते हैं, गोलाकार होते हैं, दंडाकार होते हैं, सर्पाकार भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें केंद्रक नहीं होता है, कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है, और कठोर आवरण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है। धागे जैसी संरचना होती है, जिसे कशाभिका कहा जाता है, और इसी के माध्यम से जीवाणु क्या करता है बच्चों, गति करता है। ठीक है, तो जीवाणु जो है आपको समझ में आ गया। और अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं या प्रजनन करते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो जीवाणु अगर उनकी अनुकूल परिस्थितियाँ आ गई, तो बहुत तेज़ी से जो है वो पैदा हो जाते हैं, प्रजनन कर लेते हैं, उसकी क्रिया उसमें हो जाती है। बच्चों, जो साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल है, तो उसको पहले शैवाल के रूप में समूह में रखा जाता था, परंतु इन्हें जो है जीवाणुओं के साथ जो है मोनेरा समूह में रखा जाता है। इनका रंग नीला और हरा होता है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, यानी कहा जाए कि ये स्वपोषी होते हैं। ये स्वयं अपना भोजन बना रहे हैं, यानी खुद ही अपना पोषण कर रहे हैं, तो ये स्वपोषी कहलाएंगे। ठीक है, और चारों ओर जो है कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है, और अनेक साइनोबैक्टीरिया में
हेटेरोसिस्ट नामक जो है विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। और साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और साथ ही बच्चों स्पाइरुलिना नामक जो है साइनोबैक्टीरिया जो है को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कई बार हम लोग भोजन के रूप में भी जो है इसका प्रयोग करते हैं, जिसका नाम क्या है, स्पाइरुलिना। ठीक है, स्पाइरुलिना। तो ये जो है साइनोबैक्टीरिया है, उसको हम भोजन के रूप में भी लेते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए भी हम ये उपयोगी हैं। कौन? जीवाणु या बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं बच्चों विषाणु की। तो विषाणु वास्तव में बच्चों सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु जो होते हैं सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर सकते। अगर परजीवी मतलब होते हैं कि उनको कोई ना कोई बॉडी चाहिए है, कोई ना कोई चाहिए है, जीवित कोशिका चाहिए है, ताकि वो जो है बढ़ सकें और अपना विभाजन कर सकें, फैल सकें। तो प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणुओं के द्वारा पौधों, जंतुओं और मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग होते हैं। जैसे मनुष्यों में चेचक हो जाता है, पोलियो होता है, हेपेटाइटिस होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। ये सारे जो हैं वो विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। और साथ ही बच्चों ये जो कोविड चल रहा है वो भी कोरोना वायरस बोलते हैं ना। कोरोना विषाणु का मतलब होता है वायरस। ठीक है, इंग्लिश में उसको वायरस बोलते हैं। तो इसके लिए जो है कोई ना कोई चाहिए है उसको। वो स्वतंत्र रूप से तो अपना विभाजन नहीं कर सकते हैं या बढ़ नहीं सकते हैं, तो वो मनुष्यों के बॉडी में जो है प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद जो है वो अपना तेज़ी से विकास करते हैं, जो कि हमें जो है वो रोगी बना देते हैं या रोग पैदा कर देते हैं ना। कई बार ये रोग जो है घातक भी होते हैं। तो कोविड तो आप लोग को पता ही है, इसके कारण कितने डेथ हुई हैं, कितना ये घातक है। तो उसके साथ ही बच्चों चेचक, ये भी एक समय बहुत फैला हुआ था। पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब भी जो है वो विषाणुओं के कारण होने वाला रोग है। तो ये जो है सबसे सूक्ष्म होते हैं विषाणु। और ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं और स्वयं जो है स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर सकते हैं। इनको कोई ना कोई जीवित कोशिका की आवश्यकता है, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो ना। तो ये इन्हीं तीनों के ऊपर जो है अपना घुस करके उसके अंदर और अपना डेवलप करते हैं, अपना प्रजनन करते हैं। विषाणु जो है बच्चों उसकी खोज दामित्री इवानोव्स्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने की थी और 1892 में की थी। और जो विषाणु होते हैं वो सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है, वो ना तो सजीव होते हैं ना वो निर्जीव होते हैं। निर्जीव अगर वो खाली पड़े हुए हैं तो वो निर्जीव हो जाएंगे, लेकिन अगर उनको कोई बॉडी मिल गई, शरीर मिल गया, तो वो सजीव हो जाते हैं और वो विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, अपना प्रजनन कर लेते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। तो विषाणु समझ में आ गया आपको कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट सूक्ष्म जीव है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह होता है और इस संघ के जीव जो होते हैं वो एक कोषीय होते हैं। तो यानी ये भी जो है जीवाणु की तरह क्या होते हैं, एक कोषीय जीव होते हैं। और ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप में या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं और प्रजनन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं। जैसे अमीबा में कूटपाद, पैरामीशियम में सीलिया, इस तरीके से कई ऐसी संरचनाएं होती हैं जिससे वो क्या करते हैं, प्रचलन करते हैं। ठीक है, प्रचलन के लिए जो है संरचनाएं होती हैं उनके में। तो यहाँ पर इसकी संरचना भी हम एक बार देख लेंगे। जो हमने चित्र देखा था गोल वाला, उसी में उसकी संरचना दी हुई है प्रोटोजोआ की, जिसमें अमीबा भी बना हुआ है और पैरामीशियम भी बना हुआ है। और इस संघ के कुछ जंतु जो है वो मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो आपको पता ही है, वो पेचिश उत्पन्न करता है ना। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया नामक रोग उत्पन्न कर देता है, जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो आइए चित्र भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चित्र दिख रहा है प्रोटोजोआ का, जिसमें से ये वाला चित्र जो है वो अमीबा का बना हुआ है और ये जो चित्र बना हुआ है वो पैरामीशियम का है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पैरामीशियम और अमीबा का जो है वो चित्र दिख रहा है। तो ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म जीव हैं, एक कोषीय जीव होते हैं और इनमें जो प्रचलन होता है वो विशेष संरचनाओं के कारण होता है। जैसे अमीबा में जो है वो कूटपाद होता है और पैरामीशियम में सीलिया होता है, जिसके कारण वो प्रचलन करते हैं। तो
इसके कारण जो है कुछ मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न हो जाता है ना, कुछ जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं, मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। पेचिस जो है रोग वो मनुष्यों में उत्पन्न होता है। मलेरिया भी जो है वो प्लाज्मोडियम के कारण जो है वो प्रोटोजुआ ही है, उसके कारण जो है मनुष्यों में मलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा सूक्ष्म जीव, वो है कवक की। चित्र देख लीजिए कवक का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है कवक, किस तरीके से इनका विकास होता है, किस तरीके से ये दिखते हैं, आपको चित्र देख के समझ में आ गया होगा। तो वास्तव में बच्चों कवक को फफूंद भी कहा जाता है और ये रोटी में होते हैं, ब्रेड, अचार, चमड़े की वस्तुओं पर जो है उग जाते हैं। बरसात के दिनों में ज़्यादातर जो है ये उगते हैं। और आपने बच्चों कुकुरमुत्ता भी देखा होगा, ये भी क्या है, एक प्रकार का कवक है, जो छाते नुमा जो इसकी संरचना होती है ना, और लंबी लंबी इसमें धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कवक तंतु कहा जाता है। ठीक है। और कवक की कोशिकाओं में जो है वो एक या अधिक केंद्रक पाया जाता है। और ये हमारे लिए कवक जो होते हैं बच्चों लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों मशरूम की, है ना, तो मशरूम तो आप भोजन के रूप में लेते हैं, जो कि कवक का रूप है। लेकिन क्या कहते हैं, ये हमारे लिए जो है लाभदायक है, क्योंकि हम इसे भोजन के रूप में ले रहे हैं। और साथ ही पेंसिलियम जो है नामक कवक जो है, उससे पेंसिलिन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। तो ये भी हमारे लिए उपयोगी हो गया। और पक्सीनिया नामक कवक जो है गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। और मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न जो होने वाला रोग है वो दाद है। जब आपने देखा होगा कई बार दाद हो जाता है ना, कई बार सिर में दर्द होने सिर में होने वाला दाद से जो है व्यक्ति गंजा भी हो जाता है। अगर सिर में वो हो गया तो आप उसके सिर के पूरे बाल जो है वो झड़ जाते हैं और वो व्यक्ति गंजा हो जाता है। तो कवक जो है हमारे लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं। ठीक है, हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। मशरूम वगैरह हम भोजन के रूप में लेते हैं, कई दवाइयाँ प्रतिजैविक के रूप में पेंसिलिन का उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ कवक जो है वो रोग भी उत्पन्न कर देते हैं, चाहे वो गेहूँ हो उसमें भी रोग उत्पन्न हो जाता है, मनुष्यों में जो है दाद वगैरह हो जाता है। तो ये सब हमारे लिए नुकसानदायक भी है। लास्ट हमारा सूक्ष्म जीव है शैवाल। ठीक है, तो शैवाल को सामान्य भाषा में काई कहा जाता है ना। काई आपने सुना होगा कि भाई इसमें काई जम गई है। तो काई जमती कहाँ, जनरली पानी में जमती है। तो कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स एक कोशीय होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल जो होते हैं वो बहुकोशीय होते हैं। तो ज़्यादातर शैवाल क्या होते हैं बच्चों, बहुकोशीय होते हैं। कुछ जो है जिनका ये नाम दिया गया है वो एक कोशीय होते हैं। और इनका जो शरीर होता है वो सुकाय होता है, अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती जो है वो सब नहीं होती। इसमें केवल केंद्रक पाया जाता है शैवाल हमारे लिए, क्योंकि ये है ना काई बोलते हैं ना, काई भी एक पेड़ जैसा दिखता है, लगेगा अरे हरा हरा सा है तो ये है काई है। तो लेकिन वो उसमें जड़, तना, पत्ती ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। हमारे लिए बच्चों ये लाभदायक होते हैं। ये भोजन तथा चारे के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। तो ऐसे कई जो हैं शैवाल हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। और चाय की फसल में भी जो कुछ रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो हरा शैवाल जो होता है वो सिफेल्यूरोस वाइरिसेंस नामक जो है एक हरा शैवाल होता है बच्चों, जो चाय की फसल में रोग उत्पन्न कर देता है। तो वो हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन कुछ जो है शैवाल हमारे लिए उपयोगी भी हैं। कुछ शैवालों का प्रयोग जो है वो टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट, वार्निश, पेंट आदि बनाने में होता है। तो जो कि नदियों और समुद्रों में पाया जाता है। डायटम्स नामक जो है ये शैवाल है। तो इसका उपयोग जो है जो नदियों समुद्र में पाया जाता है, इसका उपयोग हम टूथपेस्ट बनाने में, तापरोधी ईंट बनाने में, वार्निश में, पेंट में, इन सब में करते हैं। तो हमारे लिए उपयोगी भी है और हानिकारक भी है। और सबसे बड़ी बात ये बच्चों कि ये जो है बहुकोशीय होते हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता है, जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से शैवाल आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो सारे सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने जान लिया, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। ठीक है, तो अब इसके उपयोगी प्रभाव के बारे में और जो है नुकसानदायक प्रभाव के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें, वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।